आज हमारी फर्स्ट जो है ऑनलाइन लेक्चर है ऑडिट के ऊपर। और हम अगेन इसको स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग से। ऑडिट प्लानिंग के ऊपर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है या इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग है, वो दैट इज़ 300। मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड की, ताकि हम इसको फॉर्मली इसको शुरू कर सकें। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑडिट प्लानिंग के ऊपर IAS जो है 300 जो है वो है इसके ऊपर। ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी जो ऑडिट स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है। ऑडिट स्ट्रेटजी होती है दैट सेट्स द स्कोप्स, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ऑडिट स्ट्रेटजी को हमने डिस्कस करना है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी इनफैक्ट होती क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी जो होती है, दैट ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द डायरेक्शन, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। द स्ट्रेटजी इज देन यूज्ड as a guideline while developing an audit plan. The strategy document that is usually includes a statement of key decisions needed to have been included properly plan and audit। ठीक है, अब ऑडिट प्लानिंग जो होती है, ऑडिट प्लानिंग जो है इसको हमने जैसे कि थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो ये था कि ऑडिट प्लानिंग आप अपनी लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं यू शुड प्लान इट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा अपना काम प्लान नहीं करना, उसके मतलब बहुत एक वाइस सेइंग, देयर इज अ वाइस सेइंग दैट अ पर्सन हु डज नॉट प्लान हिज वर्क ही एक्चुअली प्लान्स फॉर हिज फेलियर। ठीक है, नाउ ऑडिट प्लान होता क्या है? ऑडिट प्लान converts the audit strategy into a more detailed plan and includes the nature, timing and extent of the audit procedures in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably low level। सबसे पहले इसमें जो बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऑडिट प्लान इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। जब हम नेचर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑडिट जो ऑडिटर होता है उसको कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं, कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। एंड देन टाइमिंग, वो ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म किए जाएंगे, व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, एंड एक्सटेंट का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट आपने किस हद तक जाके ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। क्या आपने स्मॉल सैंपल्स लेने हैं पॉपुलेशन में से और उनको टेस्ट करना है, या बड़े सैंपल्स लेने हैं इंफॉर्मेशन में से जो आपको टेस्ट करने हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं एंड नोट सोर्स स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। नाउ अगेन द ऑडिट प्लान कन्वर्ट्स द ऑडिट स्ट्रेटजी इनटू मोर डिटेल्ड प्लान एंड इंक्लूड्स द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें हमने नेचर को भी डिस्कस कर लिया, इसमें हमने टाइमिंग को भी डिस्कस कर लिया, इसमें हमने एक्सटेंड मतलब किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने वो भी सर्टेन कर लिया। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नाउ जो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, ये दो पॉइंट है इसमें। सफिशिएंट का मतलब होता है कि आपने ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और एप्रोप्रिएटनेस जो होती है वो दैट इज अबाउट द क्वालिटेटिव क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। ठीक है, नो द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस को हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेते हैं। द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज द अमाउंट और क्वांटिटी और ऑडिट एविडेंस। ठीक है, you determine the amount of audit evidence you need by considering the risk of material misstatements and the overall quality of the evidence you receive। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से रिसीव करते हैं, हमने ये देखना होता है कि क्या वो हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है या नहीं है। अगर एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और एक नहीं मिलती तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने हमें ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए दी है क्या वो काफ़ी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उनसे सब्सिडी इंफॉर्मेशन या सब्सिडी रिकॉर्ड्स भी ऑब्टेन करने चाहिए, ताकि हम एक जो है प्रोफेशनल ओपिनियन को क्या करें, फॉर्म कर सकें। नाउ जो अप्रोप्रिएटनेस होती है वो क्या होती है? अगेन मैंने आपको बताया कि एक क्वालिटेटिव मेजर होती है, ऑडिट एविडेंस की। सो अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, its relevance and reliability। To be appropriate audit evidence must be both relevant, उसको एक तो relevant होना चाहिए और दूसरा audit evidence को
रिलायबल होना चाहिए। अगर मैंने किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूछी है तो उसी के मुतालिक मुझे जो है ना रिप्लाईज़ आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल चना करूँ और मुझे जवाब गंदुम की सूरत में आपका क्लाइंट दे रहा हो, ऐसा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, ठीक है? नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा मूव करते हैं। अब देखें कि ऑडिट प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑडिट प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? Before commencement of audit, auditor should prepare audit plan which will facilitate him. वो उसको कैसे facilitate करता है? Devoting appropriate attention to the important areas of audit. देखिए, जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपके पास कोई एक हेड ऑफ अकाउंट नहीं होता जिसका आपने ऑडिट करना होता है। आपके पास डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हो सकते हैं। वो रिसीवेबल का मॉड्यूल हो सकता है, वो पेमेंट का मॉड्यूल हो सकता है, वो प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल हो सकता है, वो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल हो सकता है। तो आपने ये देखना होता है कि इसके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, उसके ऊपर अपने फोकस करना होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज। देखिए, जिन जिन ऑडिट एरियाज का आप ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, तो अगर आपने इसका ऑडिट पहले भी किया हुआ है तो आपको ये अंदाजा होगा कि लास्ट ईयर अगर हमने इस क्लाइंट का ऑडिट किया था तो इसमें हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए थे। मे बी कि हमें यहाँ पे रिसीवेबल में कोई प्रॉब्लम्स आए थे, हो सकता है यहाँ पे पेबल्स का जो मॉड्यूल था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि तमाम के तमाम आपके वर्किंग पेपर्स में, जो पिछले साल की अगर कोई वर्किंग पेपर्स आपके पास हैं, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, जो कि ऑडिट के परमानेंट वर्किंग पेपर्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं। द एक्सपेडिशियस कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब आप अपने काम को प्लान करते हैं, तो वो यकीनन एक स्पीड के साथ स्पीड आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मैं ऑडिट सीनियर हूँ और मेरे पास जो है 3 ऑडिट जूनियर हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने ये हायरार्की पहले डिस्कस की हुई है ऑलरेडी अपने कोर्सेज़ में कि जो ऑडिट टीम होती है वो कैसे कंक्लूड करती है। ऑडिट सीनियर होता है, ऑडिट जूनियर होता है, ठीक है? ऑडिट सेमी सीनियर होता है। सो अगर मैं ऑडिट टीम को लीड कर रहा हूँ एज़ एन ऑडिट सीनियर या ऑडिट सेमी सीनियर, तो मुझे अब मालूम है कि मेरे पास जो 3 या 4 लोगों की टीम है, इनमें से मैंने क्या-क्या काम लेने हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। सो अगर मैंने मिस्टर ए को रिसीवेबल्स का हेड दिया है, तो और मिस्टर बी को पेबल्स का दिया है और मिस्टर सी को प्रोक्योरमेंट का दिया है, तो और मैं कब उनको ये काम एलोकेट करूँगा, जब मुझे पता होगा कि इन लोगों की जो है ना एक्सपर्टीज़ है, ये अपना काम जो है रिसीवेबल के हेड पे ये लड़का अच्छा काम कर सकता है, पेबल के हेड पे ये लड़का या मेरा इंटर्नी अच्छा काम कर सकता है, या प्रोक्योरमेंट या कोई और अदर हेड है उस पे ये मेरा इंटर्नी जो है ये अच्छा काम कर सकता है। तो जब मैं अपनी टीम को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज मैं उनको डिप्यूट करूंगा, तो डेफिनेटली जो है मेरा काम जो होगा ऑडिट प्लान के मुताबिक एक्सपीडिशियस होगा, टाइमली होगा जी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, असिस्टेंट्स एंड स्टाफ। ऑडिट प्लान अगर हम करेंगे तो हम यकीनन अपनी ऑडिट टीम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगे, उनसे मैक्सिमम हम जो है ना पोटेंशियली बेनिफिट हम उनसे ले सकेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। अब ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट के ऊपर हम अगर एज एन ऑडिटर हमारी फर्म काम कर रही है तो वहाँ पे कोई और ऑडिटर काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लाइंट के ऊपर 2 या 3 ऑडिट फर्म्स मुख्तलिफ टास्क के ऊपर काम कर रही हों। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमसे पहले कोई काम कर रहा है, हमने किसके साथ करना है। हम हमारा एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर सबसे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटरनल ऑडिट के साथ होता है, और इंटरनल ऑडिट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी क्लाइंट का बिल्ट इन ऑपरेशन होता है। हमें ये देखना होता है कि हमने उनके काम पे हम कितना रिलायंस कर सकते हैं। देखिए, हम उनके काम पे रिलायंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसके अंदर हमने अपने जॉब को कंप्लीट करना होता है, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब हमारे पास 3 से 4 लोगों की जो ऑडिट की टीम होती है, हमने उसी के साथ तमाम ऑडिट करना होता है। और ऑडिट जब हमने एक टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है तो कभी भी हम 100% ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर सकते। जब ऑडिट, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि हम जो अगर हम वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिन जहाँ पे इंटरनल ऑडिट ने काम किया हुआ है, और वहाँ पे हम इंटरनल ऑडिट के काम के ऊपर भरोसा करते हुए, रिलायंस करते हुए हम उसके ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे जो एक इसमें चीज़ समझने वाली वो ये है कि एक होता है हमारे पास ऑडिट प्लान होता है और एक ऑडिट प्रोग्राम होता है। देखिए, ऑडिट प्लान जो होता है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्रोग्राम।
ठीक है। एंड ऑडिट प्रोग्राम जो होता है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। हाउ इट वर्क्स, ऑडिट प्लान क्या करता है, ऑडिट प्लान सेट आउट द लाइन और हमें बताता है कि हमने ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना है। जबकि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है दैट सेट्स द प्रोसीजर्स, कि हमने वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑडिट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। अब देखिए कि जब हम ऑडिट प्लानिंग की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने क्लाइंट के ऊपर हमें ये देखना होता है कि हम उसके बिजनेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उसके बिजनेस को इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो होती है एनुअल रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स। अब ये एनुअल रिपोर्ट्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, ये एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं हमें इंटरनेट से मिल सकती हैं, उस कंपनी की वेबसाइट से मिल सकती हैं। ये इंटरनल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये हमें स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकती हैं। प्रीवियस ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अगर हम इस अपने क्लाइंट का रेकरिंग ऑडिट करें, मतलब हमने पिछले साल भी अगर हमने ऑडिट किया है और इस साल भी एज एन ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर हम इसके साथ कैरी कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमें पिछले साल जो हमने ऑडिट किया था, हमने उसके जो ऑडिट प्रोसीजर्स को या हमने जो मुख्तलिफ चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया था, दैट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, वो हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। ठीक है। डिस्कशन विद क्लाइंट स्टाफ एंड मैनेजमेंट, ऑडिट प्लान को क्लाइंट के बिजनेस को समझने के लिए, याद रखिए मैंने आपसे को एक दफ़ा बताया था कि काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब भी आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर अपने क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आप जो हाईएस्ट फॉर्म होता है उनके मैनेजमेंट का, आप उनके साथ मिलते हैं, जो इंटरनल ऑडिट के हेड के साथ मिलते हैं या समटाइम चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ भी मिलते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपने उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी इदारे का क्या होता है, किसी भी इदारे को रन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रहनुमा असूल होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज होते हैं। अब अगर फाइनेंस की बात करें तो इसमें आपके पास डेलीगेशन ऑफ पावर्स होते हैं। अगर एचआर या किसी भी जो है एचआर का स्ट्रक्चर है उसको देखें तो वहाँ पे सर्विस रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। और ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं, जब तमाम चीज़ें हमें जो होती हैं मिलती हैं वो क्लाइंट स्टाफ के साथ जब मीटिंग करते हैं, मैनेजर के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ से मिलती हैं। इंटरिम फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, देखिए मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट मंथली, ये जनरेट होती है तमाम इदारे के अंदर टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो वो इंटरिम रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हम जो है वो ले सकते हैं उनसे, ताकि हम देख सकें कि इदारा किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। क्लाइंट प्रोसीजर मैनुअल्स, क्लाइंट प्रोसीजर मैनुअल्स को अभी हमने एक लाइन में ऊपर डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं कि किसी भी इदारे को रन करने के लिए कुछ असूल होते हैं, वो कुछ एसओपीज होते हैं। वो एसओपीज किसी भी इदारे के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सर्विस रेगुलेशंस की सूरत में होते हैं, जो हमें बताते हैं कि इदारे के अंदर हमने रिक्रूटमेंट किस तरह करनी है, इदारे के अंदर हमें प्रमोशंस किस तरह करनी है, अगर हमने किसी को ट्रांसफर या पोस्ट आउट करना है वो कैसे करना है, अगर हमने किसी को टर्मिनेट करना है तो वो कैसे करना है। और इसी तरह डेलीगेशन ऑफ पावर्स में ये देखा जाता है कि किस ऑफिसर लेवल तक या किस मैनेजमेंट लेवल तक कितनी जो है ना फाइनेंशियल जो है ना एक्सपेंडिचर की आपके पास एम्पावर्स है। अगर एक डायरेक्टर्स है तो क्या वो किसी एक्सपेंडिचर को किस हद तक जो होता है वो कर सकता है, एक्सपेंस आउट कर सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर एक किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, अगर उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की लिमिट है अगर वो 1 मिलियन है, तो अगर 1 मिलियन से ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो ज़ाहिर है डायरेक्टर से ऊपर कोई भी जो लेवल होगा, जनरल मैनेजर का होगा या सीएफओ का होगा, तो वो उसको ऑथराइज करेगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज, किसी भी इदारे को एक साल के अंदर जो होता है अपनी एजीएम को कॉल करना होता है, एक टाइम 12 महीने के अंदर अंदर उसको कॉल करना होता है फ्रॉम द लास्ट एजीएम। ठीक है। अब कंपनी के अंदर 2 से 3 किस्म की मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग, या जिसको कहते हैं ईओ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम इसको कहते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो हमारा एजेंडा होता है उसको डिस्कस किया जाता है। जब भी कोई चीज़ डिस्कस की जाती है तो वहाँ से जो उसकी आउटकम आती है उसको फाइनली रिकॉर्ड किया जाता है। वो जो आउटकम रिकॉर्ड की जाती है उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ताकि रिकॉर्ड रहे कि हमारा मीटिंग में क्या डिस्कशंस हुए थे, क्या फैसले हुए थे और क्या प्रपोज चीज़ें थी जो प्रपोज की गई थी। Constitution of the state of economy and the
एंड इट्स इफेक्ट ऑन द क्लाइंट्स बिजनेस। अब ये देखा जाता है कि कंट्री की हालत क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक हालत क्या है और उसका क्लाइंट पे क्या असर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नाउ डेज जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट आया हुआ है, इससे बिजनेसेस जो है पूरी तरह से जो है ना डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब अगर बिजनेस पूरी तरह डिस्टर्ब होगा, इसकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी, इसकी बाकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी। तो एक इदारा जिसका रेवेन्यू ही नहीं जो है पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया, तो जाहिर है उसके ऊपर टैक्सेशन की जो इम्प्लीकेशंस है वो भी डिस्टर्ब होंगी। अब हमें ऑडिट प्लान बनाने से पहले किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, वो है स्कोप ऑफ वर्क। सबसे पहले है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क कि हमारा हमसे मांगा क्या गया है, स्कोप हमने ऑडिट किस चीज़ का करना है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट का मतलब है नेचर ऑफ रिपोर्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमने एक एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमने रिपोर्ट करना है, हमने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, या हमने मैनेजमेंट लेटर लिखना है। अगर हम मैनेजमेंट लेटर क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी वीकनेसेस हमारे सामने आती हैं वो हमने मैनेजमेंट को बतानी होती है ताकि वो उनको ओवरकम कर सके। की ऑडिट एरियाज, हम ये देखना है कि हमारे पास की ऑडिट एरियाज क्या है। सर्कुलराइजेशन ऑफ लेटर्स। सर्कुलराइजेशन ऑफ लेटर्स का मतलब है कि एक ऐसी सूरत होती है जहाँ पे ऑडिटर जो होता है क्लाइंट के लेटर हेड पे, ऑडिटर जो होता है क्लाइंट के लेटर हेड पे जो है डेटर्स को लेटर लिखते हैं। जाहिर है जब आप एक क्लाइंट आपको रिपोर्ट करता है कि ये हमारे डेटर्स की लिस्ट है, मिस्टर ए बी सी डी, ये हमारे डेटर्स हैं, इन लोगों से हमने इतने इतने पैसे रिसीव करने हैं, से कि ए से हमने 100,000 करना है, बी से हमने 200,000 करना है, सी से हमने 400,000 करना है और डी से हमने 500,000 जो है अमाउंट जो है वो रिसीव करना है। सो ये हमारे रिसीवेबल्स हैं, लेकिन ये तो क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को कैसे करना है, वेरीफाई करना है, आप क्या करेंगे, हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आपने क्लाइंट के लेटर हेड के ऊपर बैंक्स को लेटर लिखेंगे, वो बताएंगे कि जनाब क्या वाकई इतना अमाउंट जो है हमारे क्लाइंट की बुक्स में एज ए रिसीवेबल फ्रॉम योर कंपनीज या फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या ये सही है या नहीं सही है। तो अगर अब इसमें जो कंफर्मेशन की बात आती है, दो किस्म की कंफर्मेशन, तो एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्लाइंट उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता या एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगर क्लाइंट इसके साथ जो है निगेट करता है, वो कहता है कि नहीं मेरा ये इतना अमाउंट नहीं है, मेरा अमाउंट कम है, तो वो उसको रिटर्न रिप्लाई करता है। अगर क्लाइंट इसको रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने हमें दी है, अगर हमारा डेटर हमें रिप्लाई नहीं करता, उस लेटर के रिस्पॉन्स पर रिप्लाई नहीं करता, तो इसके हम ये एजम्पशन लेते हैं कि जो क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। एंटिसिपेटेड रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स मैंने बताया कि किसी भी इदारे के अंदर आपने ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं उस तमाम जो है वो एक उसको हमने देखना होता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं कि किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई पेमेंट साइन होती है, ज़ाहिर है आप उसको पेमेंट को कैसे पेमेंट करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, चेक के ज़रिए करते हैं। तो चेक का कभी भी एक सिग्नेटरी नहीं होगा, चेक के हमेशा 2 सिग्नेटरी होंगे, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी 2 होंगे, one from the technical side and one from the finance side. One of the most common internal controls for small businesses is the requirement that checks are to be co-signed. इसमें हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशंस होती हैं, इसमें हमारे पास प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स होते हैं और इसमें हमारे पास रीइंबर्समेंट की पॉलिसीज होती हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट अप्रोच। नेचर मैंने बता दिया आपको कि नेचर क्या होती है कि ऑडिट प्रोसीजर जो होता है वो आपने कब परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है, एंड एक्सटेंट किस हद तक करना है, सैंपल साइज छोटा होगा या सैंपल साइज बड़ा होगा। द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। अगर आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो कि बिल्ट इन है, हाउ या फंक्शन बिल्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता ही बिल्ट इन है किसी भी इदारे के पास, किसी भी क्लाइंट के पास, उसमें हमने ये देखना है कि क्या उससे कोई काम किया हुआ है, क्या उसके काम पे हम रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, टाइम बजट या टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ऑडिट शुड बी एस्टिमेटेड। अब जब हमने मुख्तलिफ हेड्स होते हैं तो हमें उसमें देखना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर रिसीवेबल का हेड हम ऑडिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने कितने दिन लगाने हैं, मेरे इंटर्न को कितने दिन लगाने चाहिए। अगर पेबल का हेड है तो वहाँ पे मेरे इंटर्नी को या ऑडिट जूनियर को कितना टाइम लगाना चाहिए। अगर प्रोक्योरमेंट का हेड है तो वहाँ पे मेरे ऑडिट जूनियर को या कितना हेड टाइम लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं किसमें करते हैं, ऑडिट प्लान के अंदर करते हैं। एडवांटेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडिट का जो हमारा एक इनिशियल ये जो है आज की एक लेक्चर है आपको ये समझ आया होगा।
फिर भी अगर इसमें किसी किस्म की आप डेफिशिएंसी समझते हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप हमारा एक इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप उसके साथ जो है ना आप में से क्वेश्चन कर सकते हैं, और आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस एंड एनी फ्रॉम एनी कॉर्नर फ्रॉम एनी स्टूडेंट। इस मैं आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, और आपको इसके अलावा भी जो है आप कहीं से भी इसको पढ़ें, कहीं से भी ऑडिट प्लानिंग का सब्जेक्ट पढ़ें। अगर आपको और कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आता तो मैं आपके क्वेश्चंस को वेलकम करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके पास जो है हम करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन में एक दूसरे से मिलेंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द जो है क्वेश्चन आंसर सेशन पे आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।